हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी पर। तो इससे पहले हमने घटना विज्ञान के बारे में थोड़ा परिचय देखा था। आज हम एडमंड हुर्सल के घटना विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो एडमंड हुर्सल को घटना क्रिया विज्ञान को समाजशास्त्र में लाने के लिए माना जाता है, या शब्द के निर्माता हुर्सल को माना जाता है। तो हुर्सल ने सर्वप्रथम 1913 अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी में घटना विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद अल्फ्रेड शुल्ट्ज, हेराल्ड गारफिंकल, पीटर बर्गर और अन्य समाजशास्त्रियों ने इस पर बात कही है। 1960 के दशक के बाद टीमा से हुर्सल के घटना विज्ञान के बौद्धिक उन्मेषीकरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है। तो टीमा सेफ ने हुर्सल के बारे में लिखा है कि घटना विज्ञान प्रत्यक्षवाद अथवा प्रकृति अनुभववाद को यह मानकर चलता है कि वह 5 इंद्रियों द्वारा जगत का परीक्षण कर सकता है। तो जो घटना विज्ञान है उसका मानना है कि विज्ञान के द्वारा हर चीज को जाना जा सकता है। जो इंद्रियों से दिखाई देता है हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, या ऐसा घटना विज्ञान या प्रत्यक्षवाद का मानना है। तो घटना विज्ञान इसी का काउंटर करता है, अर्थात विरोध, इसके एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे अब कहते हैं कि 5 इंद्रियों द्वारा जगत का परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे ज्ञान निर्मित करता है जो जगत की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को ठीक ठाक प्रदर्शित कर सकता है। इसके विपरीत इस परिप्रेक्ष्य में चेतना का उपयोग किया है। जहाँ पर घटना प्रत्यक्षवाद 5 इंद्रियों की बात करता है, वहीं घटना क्रिया विज्ञान कहता है चेतना की बात। उन्हें वे कहता है कोई वस्तु हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमें उस संदर्भ में चेतना होता है। हम किसी वस्तु का निर्माण कर पाए क्योंकि हम चेतना, उसकी चेतना हमारे पास आई। घटना विज्ञान के उपागम के सहारे हुर्सल मानव विज्ञान के मूल आधार की खोज करना चाहते हैं। इस खोज में संस्कृति, समाज से संबंधित अनुभव से मुक्त वास्तविक ज्ञान के स्रोत तथा उसके आधार पर व्यक्ति और उसके सामाजिक जगत के विश्लेषण की विधि ढूंढने की आकांक्षा रही है। तो घटना विज्ञान जो है कि हुर्सल का मुख्य फक्ता की संस्कृति एवं समाज संबंधी अनुभव जो है वह वास्तविक उसके बारे में वास्तविक ज्ञान का पता लगाना है, जिसका आधार व्यक्ति और उसके सामाजिक जगत के विश्लेषण आदि विधि के रूप में उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया है। आगे घटना विज्ञान के विश्लेषण के क्रम में हुर्सल ने यथार्थ जगत, चेतना के गुण तथा विज्ञान की सीमा जैसे बिंदुओं के सहारे अपने सैद्धांतिक प्रस्तुति की है, जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। घटना विज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में हुर्सल ने कुछ अवधारणाओं का भी प्रस्तुत किया है जो निम्न है। तो उन्होंने पहली अवधारणा दी है ज्ञान का कोष्ठकीकरण या ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि घटना विज्ञान के सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि दैनिक जीवन में व्यक्तिगत अनुभव में ज्ञान के कोष्ठकीकरण की अवधारणा को समझा जा सके। कि व्यक्ति का दैनिक जीवन में जो व्यक्तिगत अनुभव है वह कैसा रहा है, उसको ज्ञान के केंद्र में रखकर हमें समझना चाहिए। ज्ञान के कोष्ठकीकरण में व्यक्ति जीवन के अनुभव के संदर्भ में तब तक करता है जब तक वह अपने अनुभवों एवं अंतःक्रियाओं के आधार पर सीखे हुए एवं प्राप्त किए हुए अथवा अनुकूलित विचारों एवं परिस्थितियों विशेष में पूर्णतः सहमति नहीं रख पाता। उन्होंने कहा ज्ञान के कोष्ठकीकरण से व्यक्ति तब तक अनुभव करता है, कब तक, जब तक कि वह अपने अनुभव और अंतःक्रिया जो व्यवहार उसने सीखा है प्रत्यक्ष यथार्थ में, उससे और उसकी परिस्थितियों को अपने अनुसार अनुकूलित न कर ले, तब तक ज्ञान के कोष्ठकीकरण का प्रभाव उस पर होता है। इसके पूर्व साम्य स्थापित नहीं कर पाता, अर्थात समन्वय नहीं कर पाता, या उनको स्वीकार करने के स्थान पर संदेह करने लगता है। अगर ज्ञान का कोष्ठकीकरण हो जाएगा, ज्ञान पर वह विश्वास नहीं कर पाता, जो अपने यथार्थ को देखता है उस पर विश्वास नहीं कर पाता, उस पर संदेह करने लगता है, तब तक वह ऐसा अनुभव करता है। पद्धत शास्त्र के अर्थ में ज्ञान का कोष्ठकीकरण व्यक्ति की सामान्य एवं मूल्य आधारित परंपरागत आदि की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता तथा उपयोगिता अव्यवहारिक उपयोगी एवं अनुपयोगी संदिग्ध प्रतीत होने लगी है। तो उन्होंने कहा ज्ञान का कोष्ठीकरण व्यक्ति के सामान्य मूल्य आधारित परंपरागत आदि प्रासंगिक जो उपयोगी एवं अनुपयोगी, प्रासंगिक जरूरी एवं उपयोगी तथ्य हैं, उनके ऊपर
व्यक्ति अनुपयोगी एवं संदिग्ध प्रतीत होने, उसे अपने जो मूल्य है व्यवहार उसे असंदिग्ध तथा अव्यवहारिक और अनुपयोगी प्रतीत होने लगता है। कहता है कि जो हम सामने देखते हैं ज्ञान का केवल सामने व्यवहार जो करते हैं ये छोटा सा ज्ञान का कोष्टक है जो छोटा सा भाग है, और वह अदर के मूल्य को देखता है, आगे विश्व में देखता है, तो उसे लगता है कि अपने मूल्य और व्यवहार अनुपयोगी एवं संदिग्ध प्रतीत होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अपने व्यक्ति परिवेश से संबंधित अपने अनुभवों को संकलित ज्ञान और उसके बारे में अपने विचारों को आश्चर्यजनक एवं अतार्किक मानने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके कुछ मूल्य और प्रथाएं या परंपराएं होती हैं, लेकिन वह जब किसी अलग दूसरी परंपरा में जाता है और तार्किकता के तौर पर उसको तोलने लगता है, तब उसे प्रतीत होता है कि उसके विचारों में अतार्किक होते हैं, कि उसकी तुलना में उसके विचार दूसरी परंपरा या प्रथा की तुलना में उसके विचार अतार्किक और अनुपयोगी है। साथ ही नवीन संदर्भों में वह अपने अनुभव विचार ज्ञान को कतिपय कोष्टकों में रखना प्रारंभ करने लगेगा। तब क्या करेगा कि व्यक्ति ऐसे अनुभव के माध्यम से अपने जो विचार और मूल्य हैं उसको एक छोटे से हिस्से में रखने लगेगा, अर्थात उसको महत्वता कम देने लगता है। अपने परिवेश के बारे में नए सिरे से विचार करना प्रारंभ कर सकता है, और वह अपने मूल्यों आज के बारे में वह फिर से नए सिरे से विचार करना प्रारंभ कर देता है कि ऐसा न होकर ऐसा होता, ऐसा न होकर ऐसा होता, आज की विचारधारणा धारणा बना लेता है। इस संपूर्ण मानसिक वैचारिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया का हुस्सल ज्ञान के कोष्ठकीकरण की संज्ञा दी है। अब उदाहरण के तौर पे अपने यहाँ कुछ ऐसे प्रथाएं थी या मूल्य थे जिन्हें व्यक्ति जब पश्चिमी समाज के संपर्क में आया और उसके बारे में जाना, जैसे राजा राम मोहन राय जब वे विदेश से पढ़कर आए तो उन्होंने यहाँ पे कई प्रथाओं का विरोध किया और उन्हें नए सिरे से या एकदम से खंडन करके नए सिरे से नई प्रथाओं की बात कही। जैसे सती प्रथा को खत्म करके विधवा पुनर्विवाह की बात राजा राम मोहन करने लगे। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञान कोष्ठकीकरण में परिवेश घटनाओं एवं प्रक्रियाओं इत्यादि के संदर्भ में अस्पष्टता नई वस्तुओं के प्रति अदम्य आकर्षण के तत्व महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अन्य व्यक्तियों के निर्दिष्टताओं के विपरीत हो सकती है। यहाँ कहते हैं समाज व्यवस्था में कुछ ज्ञान कोष्ठकीकरण को रखकर जब व्यक्ति नई परंपराओं या नई ज्ञान को देखता है, तार्किकता पे तोलता है, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो सकता है। जैसे भारतीय लोग इस समय पश्चिमी कल्चर के प्रति आकर्षण है उनका, जो कि उनके निर्दिष्टताओं अर्थात परंपराओं और मूल्यों के विपरीत हो सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि चेतना की अभिप्रायिकता, तो उन्होंने घटना विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत के संदर्भ में हुर्सल ने चेतना की अभिप्रायिकता जिस अवधारणा का प्रयोग किया उसके अनुसार पर दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त चेतना के निरपेक्ष पक्ष के स्थान पर चेतना के सापेक्ष विशेषकर वस्तु सापेक्ष पक्ष की सामाजिक उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक है। तो इसमें उन्होंने चेतना के जो निरपेक्ष पक्ष के स्थान पर उन्होंने सापेक्ष पक्ष को रखकर वस्तु सापेक्ष पक्ष को रखकर सामाजिक उपयोगिता के बारे में बल दिया है। आगे हुर्सल द्वारा अपनी चेतना की अभिप्रायिकता अर्थात अनिवार्यता, हुर्सल ने कहा कि चेतना की अनिवार्यता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस पे, ज्ञान पे। चेतना और यह स्पष्ट करती है कि चेतना का स्वरूप प्रकृति वस्तुगत होता है और वस्तुगत चेतना के अतिरिक्त कोई अन्य चेतना नहीं होती है। अन्य अर्थ में कहा जाए तो चेतना का कोई मानसिक स्वरूप या प्रत्यय नहीं होता है, अनिवार्य रूप से या किसी संकल्प या अभिप्रायिकता से संबंध होता है। उन्होंने कहा है कि वस्तु सापेक्ष है, जो वस्तु सापेक्ष दिखाई देती है व्यक्ति की चेतना उसी अनुसार विकसित होती है, अर्थात व्यक्ति को जो सामने परिस्थिति पर्यावरण में दिखाई देता है उसकी चेतना भी उसी प्रकार से विकसित होगी जो सामने दिखाई देगा। और इसके अलावा जो चेतना है उसका कोई मानसिक स्वरूप या प्रत्यय नहीं है, ऐसा हुर्सल का मानना है। चेतना के अभिप्रायिकता अर्थात अनिवार्यता का संबंध प्रत्यक्ष अथवा विद्यमान से होता है, जो कि जो वस्तु दिखाए प्रस्तुत है प्रेजेंट में। उन्होंने कहा कि चेतना की अभिप्रायिकता उसी से है और चेतना का अर्थ उसी है जो दिखाई दे रहा है। हुर्सल ने इसे चेतना का नोएटिक पक्ष के रूप में चिन्हित किया है। नोएटिक एक ग्रीक भाषा के नाउस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य मन से है। उन्होंने कहा है कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान वस्तु दिखाई देगी वही चेतना में उसका चित्र बनेगा, अर्थात मन में वैसे ही उसके विचार आएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में चेतना की अभिप्रायिकता चेतना उस विशिष्ट पद्धति का प्रकाश डालती है
जिससे चेतना की संकल्पशील प्रकृति निर्मित होती है। आगे उन्होंने कहा चिंतन, विचार, ईर्ष्या, डर, भाव, आशा, इच्छा, प्रेरणा, सहयोग आदि चेतना की अभिप्रायिकता के प्रतिरूप हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चिंतन, किसी वस्तु को चिंतन करना, मूल्यों पर विचार करना, किसी को देखकर ईर्ष्या करना, किसी वस्तु को देखकर डरना, किसी से प्यार करना, आशा, इच्छा और प्रेरणा आदि जो चेतना के अर्थ के रूप में या उसके प्रकार के रूप में हो सकते हैं, लेकिन सामने जैसी स्थिति परिस्थिति होगी उसी अनुसार चेतना का अभ्यास होगा। हुर्सल ने घटना विज्ञान, घटना के विश्लेषण के क्रम में पूर्व प्रतिपादित अनुभवों तथा मूर्तकल उपागम के रूप में दो महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए हैं। पहला, पूर्व प्रतिपादी अनुभव। उन्होंने कहा इससे ऐसा तात्पर्य है कि जीवन में व्यक्ति के जो पहले से ही प्राप्त अनुभव हैं कि आकस्मिकता है से है कि पहले से प्राप्त कुछ व्यक्ति के पास अनुभव होते हैं और वह किसी प्रत्यक्ष स्थिति को देखकर उसकी तुलना उससे करता है। या पूर्व प्रतिपादित अनुभवों तथा इनके पूर्व निरूपण के अवलोकन में हुर्सल ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि व्यक्ति के अनुभवों के पूर्व निरूपण एवं व्यवहार संबंधित पूर्वानुमानों की विवेचना उसके पूर्व प्रतिपादित अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। अर्थात व्यक्ति के अनुभव, निरूपण, व्यवहार संबंधित पूर्वानुमान उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार के व्यक्ति के पहले के अनुभव रह चुके हैं या उसी अनुसार से किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में स्वरूपात्मक तर्क एवं प्रक्रियाओं के तर्क पर आधारित पूर्व प्रतिपादन की दार्शनिक अवधारणा एक उपयोगी संदर्भ प्रस्तुत करती है। हुर्सल कहते हैं कि अगर जब ऐसा हम करना है तो इसके लिए हमें पूर्व प्रतिपादन दार्शनिक अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया मूर्त कल्प उपागम से तात्पर्य। दूसरा बिंदु उनका है जब किसी वस्तु के स्वरूप और उसके आकार प्रकार को जानने के लिए उस प्रकृति की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। अर्थात कोई वस्तु है जो हमें मूर्त रूप अर्थात दिखाई दे रही है, उसके आकार प्रकार डिजाइन आदि के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए इस उपागम का उपयोग होता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का विश्लेषक की प्रक्रिया में वस्तु के विशेष के साथ किसी प्रकार का विषयनिष्ठ संबंध स्थापित करने की अपेक्षा उसके वास्तविक स्वरूप, प्रकृति एवं अर्थ को जानने समझने एवं बौद्धिक प्रयास है। उन्होंने कहा है कि कोई वस्तु है उसके वास्तविक स्वरूप, प्रकृति एवं अर्थ को जानने में मूर्त कल्प उपागम से प्रयोग किया जाता है। मूर्त कल्प उपागम मानसिक क्रियाओं एवं संरचित विकसित होता है, हालांकि बाद में इसकी भी आलोचना का सामना करना पड़ा। अर्थात यह भी अपने हिसाब से एकदम से स्पष्ट उपागम नहीं था, इसकी भी आलोचना हुई। आगे घटना विज्ञान सिद्धांत के क्षेत्र में हुर्सल ने बौद्धिक योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। पहला, समाज विज्ञानों की अपनी विशिष्ट समीक्षा के द्वारा हुर्सल ने प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं के विपरीत जाकर यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि जैविक एवं भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों का वस्तुनिष्ठ होना तार्किक एवं अव्यवहारी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा होना दूसरा पॉइंट है कि मानव चेतना की सूक्ष्म प्रक्रिया की अवधारणा की प्रस्तुति एवं इसके सैद्धांतिक विश्लेषण के सहारे हुर्सल ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के सामाजिक जगत की प्रकृति के निर्धारण में उसकी स्वयं की चेतना किस प्रकार भूमिकाएं न करते हैं। तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध करते हुए यह बताया कि सामाजिक विज्ञान को जिस हिसाब से प्रत्यक्ष विज्ञान में देखा जा सकता है उस हिसाब से सामाजिक विज्ञान को नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान में चेतना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विश्लेषण हुर्सल करते हैं। इसी क्रम में हुर्सल ने यह बताने का प्रयास किया कि यथार्थ जगत के अभिप्रायों के सहारे सामाजिक व्यवस्थाओं की कतिपय समस्याओं का समाधान ढूंढे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक जगत है, रियलिटी जो है, उसी के आधार पर सामाजिक व्यवस्थाओं की समस्याओं का निदान किया जा सकता है या उसी में ढूंढा जा सकता है। तो इनकी आलोचना क्या हुई कि सामान्य तौर पर एडमंड हुर्सल द्वारा प्रस्तुत उपागम घटना विज्ञान का सिद्धांत को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक अव्यवहारिक, अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी सिद्धांत माना गया है। अर्थात यह वैज्ञानिकता को खंडन करते हैं, इसलिए यह अव्यवहारिक, अतार्किक और अनुपयोगी माना गया है। लेकिन प्रत्यक्षवादी उपागम की उपेक्षा कर प्रायः अमूर्त दार्शनिक तत्वों के सहारे सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्ति और उसके जीवन का विश्लेषण की विधि इन्होंने सुझाया है। पूर्णतः यह
उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद का खंडन करते हुए अर्थात उपेक्षा करते हुए इन्होंने एक ऐसे नियम को भी बताया है जिससे किसी सामाजिक विज्ञान के बारे में विश्लेषण किया जा सकता है, अर्थात इसमें भी कमियां हैं, यह पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं है, इसलिए इनकी आलोचना होता है। मतलब उन्होंने कहा केवल चेतना पर अत्यधिक अधिक बल दे दिया है। आगे हिप एम रोथ के अनुसार हुर्सल द्वारा परिकल्पित घटनावादी समाजशास्त्र का निर्माण व्यवहारगत असंभव है। तो इन्होंने सीधे सीधे आलोचना करते हुए हुर्सल की कहते हैं हिप और रोथ कि हुर्सल जिस प्रकार के घटना क्रियावादी विज्ञान से समाजशास्त्र का व्यवहार अध्ययन करना चाहते हैं वह व्यवहारगत अर्थात असंभव ही नहीं है कि उस हिसाब से हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकें। तो वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।